हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो रिवीजन क्लास का। तो यदि आप सब दूसरा वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ और भी टॉपिक के बहुत सारे वीडियो हैं इम्पोर्टेंट, तो आप सब देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप बीपीओ की तैयारी या जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद या आगामी लेखपाल किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज वहीं से शुरू करेंगे जहां दूसरा वीडियो का एंड हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले आपको बता दें कि हम सब कहाँ पढ़ रहे थे कि धारा 39, कौन सा धारा था? धारा 39 का 2 था ना। तो इसमें क्या बोला गया था कि यदि न्याय पंचायत किसी व्यक्ति पर शुल्क लगाती है ना, तो वह जो शुल्क होगा राज्य सरकार के नाम से जमा होगा। ठीक है, जब राज्य सरकार के नाम से जमा होगा तो राज्य सरकार जो शुल्क जमा होगा उसका अधिकतम 50%, कितना परसेंट बताए थे पिछले वीडियो में? अधिकतम 50% पंचायतों को देती है ना, जिससे कि न्याय पंचायत का खर्च पूरा हो सके। ठीक है, तो यही है। देखिए, जब राज्य सरकार से नाम से जब धन जमा हो जाएगा तो वसूली गई धनराशि जो सरकार है फिर ग्राम पंचायतों को मैक्सिमम कितना परसेंट देती है? 50%, जिससे कि न्याय पंचायत का खर्च पूरा हो सके। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में यहाँ तक बता दिए थे। ठीक है, तो आज आगे देखते हैं क्या है। भूमि प्रबंधक समिति है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा कहाँ दिया गया? 2 का भा में। देखिए, भा से भूमि, भा से भूमि प्रबंधक समिति है ना। तो भूमि प्रबंधक समिति का परिभाषा कहाँ है? 2 का भा में। ठीक, और भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान। ठीक, और इसका सचिव कौन होता है? लेखपाल होता है ना। और किस धारा में बताया गया कि भूमि प्रबंधक समिति के बारे में? धारा 28 के का में। ठीक, ये कौन सी धारा है? एक्ट 1947 वाला है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में धारा देख लेते हैं ना। 28 के का में तो बताया गया कि भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना के बारे में। ठीक है, और 28 के खा में मतलब 28 के बी में बताया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का वर्णन किस धारा में है? 28 का बी में है। समझ में आ रही है बात? तो 28 के सी में मतलब 28 के गा में है, क्या बात क्या है? देखिए, 28 के गा को बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बताया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य है ना, अधिकारी जो होंगे, लाइसेंस पट्टा की कोई भी लाभ नहीं ले सकता है ना। किसकी अनुमति के बिना? कलेक्टर की अनुमति के बिना। ये कहाँ कहा गया? 28 का सी। मतलब इसमें बोला गया है कि भूमि प्रबंधक जो समिति है कि सदस्य हो या अधिकारी हो है ना, कोई भी अगर लाइसेंस है या पट्टा है, कोई ज़मीन है ना, उसका लाभ नहीं ले सकता है ना। कब तक ले? जब तक ले कलेक्टर उस पर अनुमति ना दे दें। मतलब लाभ लेने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? कलेक्टर की अनुमति चाहिए। और 21 धारा में बोला गया 28 का सी में। ठीक है, और देखिए, अच्छा एक धारा आपको बताते, धारा 37 पीछे वाले वीडियो में बताए थे ना, यहाँ रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है ना, जैसे सिनेमा पर हो गया है ना, पशु पर हो गया, वाहन पर हो गया, कितना कितना टैक्स लगा सकती है वो भी आपको बताए थे। अच्छा, आप सब बताइए, पशुओं पर कैसा टैक्स लगता है? प्रतिदिन लगता है कि प्रति महीना लगता है कि प्रतिवार्षिक लगता है? तो आप बताएंगे, जो पीछे वीडियो में पढ़ेंगे आप सबको याद हो गया होगा, 3 रुपया प्रति पशु प्रतिवार्षिक है ना। अच्छा, मनोरंजन पर कैसा लगता है? प्रतिदिन लगता है ना। वो भी कितना रुपया लगता है मनोरंजन पर? 5 रुपया प्रतिदिन। ठीक है, अच्छा वाहन पर मान लेते अगर कोई किसी के पास गाड़ी वाड़ी है ना, तो कितना रुपया वसूलेगा? तो 6 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से वसूलेगा। ठीक है, ये सब बात कहाँ लिखा गया? धारा 37 में। ठीक है, और अब देखिए, मान लेते हैं कि गांव का कोई सदस्य है ना, उसको मतलब इस टैक्स से, इस कर से वो मतलब नाखुश है ना, खुश नहीं है, खुश नहीं मतलब किसी भी प्रकार का उसको समस्या है इस कर से, तो एक धारा उपयोग करेगा, धारा 37 का उपयोग करेगा।
कौन सा उपयोग करेगा? 37 का। इसमें बताया गया है ना कि कोई भी व्यक्ति विहित प्राधिकारी के पास किसी भी धारा हो, शुल्क हो, है ना, टैक्स हो, जो लगाए जाने से अगर उसको दिक्कत है तो विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। किस धारा के तहत? धारा 37 के का। ये भी यहाँ तक आप सबको पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे। अब देखिए वही है का, तो आप पढ़ चुके थे ना। अब देखिए 37 के का यही है ना कि विहित प्राधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं, है ना। और 37 के सी में क्या बोला गया, या खा में गा में क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए गए कर को पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट दे सकता है। मतलब जो ग्राम पंचायतें कर लगाती है ना, तो राज्य सरकार अगर चाह ले तो 100% भी छूट दे दे, या अगर राज्य सरकार चाह ले तो थोड़ा बहुत छूट रियायत दे सकती है। ये बात किस धारा में बोला गया है? धारा 37 का सी में। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, याद होना चाहिए सबको। तो देखिए 2-3 धारा आप सबको रिवाइज करवा दिए ना। अब देखिए एक सिस्टम है ना, अलग टॉपिक है, PFMS। इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए ना, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। इसका जो पहले नाम था इसका शुरुआत कब हुआ था? 2009 में। और इसका जो पहले नाम था ना CPSMS था, है ना। इसका मतलब क्या? CPSMS का इसका मतलब सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका पहले नाम था, है ना। अब एक क्या चीज़ है, यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका विकास एवं क्रियान्वयन भारत के लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा होता है। बस समझ में आ रहा है। और CPSMS की शुरुआत कब हुआ था? 2009 में। तो ये आपसे पूछ लेता, देखिए जैसे लेखपाल में था ना, पोर्टल से क्वेश्चन पूछा था ना, तो इसमें भी वेबसाइट होना चाहिए सरकार का, पोर्टल भी आपको याद होना चाहिए। जैसे लेखपाल में कोसवानी पोर्टल से पूछा था ना, तो यहाँ भी आप सबको तैयार ही करना है, जो भी सरकारी वेबसाइट पोर्टल है आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आज अच्छे तरीके से राज्य वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राज्य वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 1+2। मतलब एक तो मेन होगा, मुखिया होगा, मतलब अध्यक्ष होगा, और 2 क्या होगा? सदस्य होगा। तो 1+2 मिल के कितने कुल सदस्य बन गए? 3। ध्यान देना, 3 में 1 अध्यक्ष होगा और 2 बाकी क्या होंगे? सदस्य होंगे। अब देखिए अगर एक्ट 1947 की बात करें तो राज्य वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर दिया गया? 2 के जा में। आपको पहले वीडियो में बताए थे सब परिभाषा, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग एक्ट 1947 वाले में किस धारा में है? धारा 32 के का में है। तो राज्य वित्त आयोग किस धारा में है? धारा 32 के का में। अच्छा, संविधान में कहाँ है? 243 के आई में है, जो पंचायतों के लिए है। अच्छा, यहाँ पे वर्णन देख लीजिए। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में 2 पार्ट पढ़ते हैं ना, एक तो पंचायत के दृष्टि से पढ़ते हैं, एक तो नगरों के दृष्टि से पढ़ते हैं। तो पंचायत के लिए जो वित्त आयोग का गठन किसके हिसाब से होता है? 243 आई, पंचायत के लिए, ठीक, जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और एक तो है 243 वाई, जो कि नगर पालिका के लिए है। इसके लिए कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। और देख लीजिए इतना आप सबको समझ में आ गया क्या क्या है? 1-2 बार आपसे वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और चैनल के होम पेज पर जाएंगे ना, वहाँ पर देखेंगे टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर क्यूज होता है, तो क्यूज आप सब अटेंड कर लीजिए जिससे आपको डाउट ना हो, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आप सब देख लीजिए, टाइम मिलता है तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। अब देखिए 243 आई के 2 में क्या बोला गया है? आई के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया है कि राज्य वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता, चयन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। ये कहाँ पर बोला गया? 243 के आई में बोला गया है। बस समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए एक्ट 1947 में देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग कहाँ पर, किस धारा में? धारा 32 के का में ना, अभी ऊपर बताए थे, है ना। अब देख लीजिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभ हुआ था, है ना।
अच्छा, इसमें बोला गया है कि जो राज्य वित्त आयोग है, संविधान के प्रारंभ से मतलब 73वां संविधान संशोधन जो था, इसके प्रारंभ से 1 वर्ष के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कितने साल के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, बोला गया है कि 73वां संविधान संशोधन जब प्रारंभ होगा, उसके 1 साल के अंदर राज्यपाल क्या करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा 1 साल के अंदर। फिर उसके बाद कितने कितने साल पर करता रहेगा, 5 वर्ष पर। लेकिन पहली बार कितने साल के अंदर बोला था, 1 साल। तो सबको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, है ना। तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य ना, 3 सदस्य का बॉडी है। और जो वित्त आयोग का अध्यक्ष सदस्य जो अपना त्यागपत्र देते हैं ना, वो राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं, राज्यपाल को। एक ये बात कहाँ कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद जो एक्ट 1947 का जो अनुच्छेद है 32 के का के 4 में बोला गया है। देखिए, धारा 32 के का के 4 में बोला गया है कि जो राज्य का वित्त आयोग का अध्यक्ष हो या तो सदस्य हो, अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को देंगे। किस धारा में है, धारा 32 के का के 4 में। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है ना। कितना, 5। तो पहला जो वित्त आयोग था कब गठन हुआ था, 1994, जिसके मुखिया या जिसके अध्यक्ष कौन थे, भालचंद्र, है ना। और इनके साथ 2 और सदस्य थे, एक थे OP अग्रवाल जी और एक थे MS वर्मा जी। ठीक है, तो पहले का आप सबको याद होना चाहिए, है ना सब। और पहला कब गठन हुआ था, 1994 को। अध्यक्ष कौन थे, भालचंद्र। OP अग्रवाल थे सदस्य, और दूसरा सदस्य कौन थे, MS वर्मा थे। तो पहला आपको याद हो गया होगा कौन है, भालचंद्र। दूसरे नंबर के कौन थे, TN धर। तीसरा नंबर के कौन थे, SAT रिजवी, है ना। चौथा कौन थे, अतुल कुमार गुप्ता। और 5वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आनंद मिश्रा। और इनका गठन कब हुआ था, 2015 में। ठीक है, आनंद मिश्रा के गठन तो 2015 में। अब इनके साथ सदस्य कौन थे, राकेश चौबे सदस्य थे और जगदेव सिंह क्या थे, सदस्य थे। तो आनंद मिश्रा मेन थे, राकेश चौबे और जगदेव सिंह इसके सदस्य थे। और इसके सचिव कौन बने थे, वत्सला शिवम सचिव थे। ठीक, अब देख लीजिए 15वां जो वित्त आयोग है ना अब देखिए इधर जितना भी पैसा दिया है 15वां वित्त आयोग, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आप सबसे पूछ रहे हैं कि आप सबको, देखिए जो वित्त आयोग है, आप सब बोल रहे थे कि सर जो आयोग है उनको डिटेल में करवा दीजिए। देखिए आप सब आयोग हो, है ना, आप सब इससे बाहर अगर वित्त आयोग के बारे में पूछेगा ना तो मुश्किल है ना, क्योंकि आप सबको धारा, उसका कौन सा काम है, कौन सा गठन हुआ ना, सब बता दिया गया है। ठीक है, तो मुश्किल है इससे बाहर पूछना, आप सब खुद अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो आप सबको पढ़ा रहे हैं ना, बहुत डीप है, बहुत डीप। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कितना डीप में बता रहे हैं आप सबको। बाकी आप सब बेस्ट पढ़ रहे हो। यदि अभी भी आप सब पढ़ लिए 2 महीना ना, तो बहुत नंबर आप सब यहाँ से कर पाएंगे। आप सब मत सोचिए कि हम अभी से शुरू किए हैं, है ना। जब जागो तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 15वां वित्त आयोग कितना कितना पैसा दिया, कहाँ कहाँ दिया, है ना। जो 15वां वित्त आयोग है ना, रूरल लोकल बॉडीज़ को 2025-26 में कितना रुपए का अनुदान दिया है, 48,573 करोड़ का। ध्यान देना, ये पैसा खाली 2025-26 के लिए, मतलब जो सत्र चल रहा है, 48,573 करोड़ का। ठीक है, अब ये तो खाली 2025-26 का है। इसका टोटल देख लेते हैं कि टोटल कितना दिया है ना। देखिए जो 15वां वित्त आयोग है, जो 15वां वित्त आयोग है, रूरल लोकल बॉडीज़ को 2021-22 में कुल कितना रुपया दिया है, 44,901 करोड़ का। 2022-23 में कितना दिया था, 46,513 करोड़ का।
और 2023-24 में कितना दिया है 47,018 करोड़ का। और 2024-25 में कुल कितना दिया है 49,800 करोड़ का। और 2025-26 में जो चल रहा सत्र इसके लिए कितना रुपया दिया था 48,573। यही देखिए अभी ऊपर बताए थे ना, देख लीजिए यही तो है 48,573 है ना। तो अच्छा कुल कितना रुपया दिए ये देखिए, आपको मेन इम्पोर्टेंट है ना, 24 वाला याद कर लीजिए, 25 वाला और 21 वाला है ना। और टोटल ये 3-4 डाटा आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि रूरल लोग 15वां वित्त आयोग रूरल लोकल बॉडीज़ को कुल कितना रुपया दिया था, तो आप बताएंगे कि कितना लिखा है 2,36,805 करोड़। तो कुल इतना रुपया दिया है। अगर सत्र वाइज पूछेगा 25-26 में तो इतना बताएंगे, 24-25 में पूछेगा इतना, 21-22 में पूछेगा तो इतना। ठीक है, तो डाटा आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि साफ साफ लिखा है आपके सिलेबस में वित्त आयोग, तो गहराई तो पूछेगा। अब देखिए जो 15वां वित्त आयोग है ना, अब रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को कुल कितना हेल्थ ग्रांट के लिए कुल कितना रुपया दिया, ध्यान देना इसमें दोनों शामिल है, रूरल भी शामिल है और अर्बन मतलब ग्रामीण भी शामिल है और शहरी भी शामिल है। और किसके लिए ग्रांट की बात कर रहे हैं, हेल्थ ग्रांट की। तो कितना रुपया दिया है 751 करोड़ का, मतलब 7,000 कितना दिया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 70,051 करोड़ का ना। इतना आप सबको टोटल याद होना चाहिए। ये तो टोटल हो गया है ना। अब अगर सत्रवाइज इसकी हम बात करें तो 21-22 में कितना रुपया दिया है 13,192। और 22-23 में कितना रुपया दिया सेम वही रुपया। और 23-24 में कितना दिया है 13,851 करोड़। और 24-25 में कितना दिया था 14,544 करोड़। और 25-26 में कितना दिया था 15,272 करोड़। और टोटल कितना हो जाएगा, यही होगा है ना 70,051 करोड़। ठीक है, तो 751 करोड़ इतना रुपये तो टोटल दिया हेल्थ ग्रांट पर, कहाँ रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। आप सबके लिए वही बात है, टोटल याद होना चाहिए, 25-26 याद होना चाहिए और 24-25 और जब शुरू हुआ था तब, ये 4 डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इधर आर्टिकल अगर बात करें 243 के जी में क्या बताया गया, पंचायतों के शक्ति अधिकार जिम्मेदारी है ना। तो राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा हस्तांतरित करेगा, तो पंचायतों को शक्ति जिम्मेदार कौन देगा, राज्य विधानमंडल है ना। किस आर्टिकल में बोला गया 243 जी में। और 243 जे में क्या बोला गया है, पंचायतों का लेखा अनुरक्षण है ना, जे में बोला गया है। अब एक देख लेते हैं पीवी राजमन्नार, ये कौन थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे है ना, चौथे वित्त आयोग केंद्रीय थे है ना। इनका एक स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा था चूंकि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्धन्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो, है ना। एक किसका स्टेटमेंट था, पीवी राजमन्नार साहब का। अच्छा, अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है, ऐसा निकाय जिसके पास कानून लागू करने वाली संस्था के समान शक्ति होती है लेकिन न्यायालय नहीं होता, मतलब पावर तो होती है लेकिन न्यायालय नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, अर्धन्यायिक संस्था है ना। अब देख लेते हैं, आप सबने राज्य वित्त आयोग के बारे में डिटेल में देखा था ना, फुल एकदम डिटेल में देखा था। अब थोड़ा देख लेते हैं केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। तो राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य थे टोटल, 1+ कितने थे 1+2 है ना, 1+ कितने थे 2, टोटल कितने थे 3। लेकिन केंद्रीय में देख लीजिए कितना, केंद्रीय में 5 सदस्य होते टोटल, एक सदस्य और 4 एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल कितना होता है 5। और राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन करता है ना। इसका जो कार्य होता है ना राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है, ये भी जानते रहिए।
अब देख लीजिए इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य आपको बता दिए ना। इनकी नियुक्ति, इनका योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, और इनका चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सब निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। ध्यान देना, केंद्रीय वित्त आयोग के चयन हो गया, नियुक्त हो गया, योग्यता हो गया, है ना, इन सब प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा, संसद। अब देखिए केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में, है ना, शायद 22 नवंबर 1951, है ना, 21 या 22 नवंबर है, आप सब देख लीजिएगा, बट डेट जरूरी नहीं है, सन जरूरी है। इनका योग्यता देखिए, एक अध्यक्ष होगा, है ना, और 4 क्या होंगे, सदस्य होंगे, 1 2 3 4। देखिए जो अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष को योग्यता क्या होनी चाहिए, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। कौन, अध्यक्ष साहब, है ना। और जो सदस्य होते हैं बाकी 4 सदस्य, चारों को अलग अलग क्वालिटी का मतलब नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से एक को क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, और दूसरे को क्या होनी चाहिए, वित्त एवं लेखा मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, और तीसरे को क्या होना चाहिए, प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभवी होना चाहिए, और चौथे सदस्य का क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये आप सब देख रहे हैं केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में टोटल है जानकारी, है ना। जो पीवी राजमन्ना साहब थे, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनकी नियुक्ति हुई थी 1964 में, और रिपोर्ट दिए थे 1965 में, और इनका जो कार्यकाल का जो अवधि था 1966 से 1969 तक। ठीक है, तो अब आते हैं संविधान में, है ना। संविधान में देख लेते कहाँ कहाँ है कि वित्त आयोग की अनुशंसा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 281 में। इसमें बताया गया कि वित्त आयोग के द्वारा प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के सदनों में रखेगा। इसका मतलब है कि जो भी वित्त आयोग अपना रिपोर्ट देगा, किसको देगा वित्त आयोग अपना रिपोर्ट, राष्ट्रपति जी को देगा, है ना। इस आर्टिकल में बोला गया 281 में। फिर राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उसको संसद के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, बस इतना इसमें आप सब याद कर लीजिए। और 281 में क्या बोला गया है, 281 के 1 में राष्ट्रपति संविधान प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन करेगा, और इसके बाद 5 वर्ष के अंतराल पर गठन करेगा। अच्छा, वहाँ पर राज्य में क्या बोला गया था, आप दोनों कंपेयर कीजिए। राज्य में बोला गया था कि जब 73वां संविधान संशोधन जब प्रस्तुत होगा, मतलब लागू होगा, उसके 1 वर्ष के अंदर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अब देखिए, अब यही केंद्र पर क्या कह रहा है, केंद्र पर क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है, मतलब संविधान प्रारंभ होने से 2 वर्ष के अंदर, वहाँ 1 वर्ष बोला गया था, यहाँ कितना वर्ष बोला गया है, 2 वर्ष बोला गया है, वित्त आयोग का गठन करेगा। फिर उसके बाद कितने वर्ष पर करता रहेगा, 5 वर्ष पर। तो ठीक है दोस्तों, आप सबको समझ में आ रहा है, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई दिक्कत है तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।